हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम में। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम इंडिया का लार्जेस्ट यूपी पीसीएस के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सभी विषयों के बारे में डेप्थ में जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा मेरे बारे में जानकारी। आई लव रीडिंग एंड शेयरिंग नॉलेज विद अदर्स फॉर यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी। इट्स प्लीजर फॉर मी टू लर्न थिंग्स इन न्यू वे। आई हैव क्रैक्ड IBPS and CGL in 2013, and also I have cracked UPPCS 17 and 18 and also given mains। हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कुछ कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि पॉलिटी विषय से संबंधित हैं, इतिहास और मैथमेटिक्स और इकोनॉमी और ज्योग्राफी विषय से भी संबंधित है, जिसको मैं स्वयं डील करता हूँ। इन सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप 7,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 12 महीने के लिए, परंतु अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं जो कि प्रशांत1 है, इस प्रोमो कोड को यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने के लिए सिर्फ 6,300 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही 24 महीने की जो फ़ीस होती है वैसे तो वो 9,100 रुपये की है, लेकिन प्रोमो कोड जो कि प्रशांत1 है उसको यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट हो जाता है, जिसके बाद आपको 8,190 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो ये रहा अनअकैडमी के बारे में जानकारी। चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तारे का जीवन काल है। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि किस प्रकार से बिग बैंग, जिसको बोलते हैं महाविस्फोट, के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और विभिन्न गैलेक्सी का निर्माण हमने देखा था, तारों का निर्माण देखा था और पृथ्वी का भी निर्माण हमने देखा था कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उसमें हमने यह भी देखा था कि पृथ्वी किस प्रकार से गैसियस फेज से गुजरी थी, फिर उसके बाद पृथ्वी का मैग्नेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद पृथ्वी का पर्वती का निर्माण हुआ था और सूर्य का भी निर्माण हमने देखा था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी तारे का एक जीवन काल होता है। हर तारे का एक जीवन काल होता है। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे बोलते हैं, उसमें बहुत ढेर सारे तारे हैं। उसी मिल्की वे में हमारा ये सौर मंडल है जिसको प्रमुख बोलते हैं, जो सूर्य है। इसी प्रकार के कई सूर्य हमारे मिल्की वे में हैं और कई ग्रह हैं, लेकिन जीवन सिर्फ पृथ्वी पे ही है। जिस प्रकार से और तारों का जीवन काल होता है उसी प्रकार से हमारे सूर्य का भी जीवन काल है। जिस प्रकार से एक मनुष्य का जीवन काल होता है, पहले वह भ्रूण के रूप में आता है, उसके बाद वह धीरे धीरे उसका विकास होता है और वह तरुण या कह लें तो वह युवा हो जाता है। उसके बाद वह धीरे धीरे अपनी शक्ति क्षीण करता हुआ बुढ़ा हो जाता है और उसके बाद एक दिन वह उसकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक तारे के जीवन काल में भी होता है। इसको हम देखेंगे कि तारे का जीवन काल किस प्रकार से 15 चरणों में होता है और अंत में इन 15 चरणों से होता हुआ अंत में तारा, आपने सुना होगा ब्लैक होल, उसी में समा जाता है और यहीं से तारे का जीवन समाप्त होता है। तो उससे संबंधित जितने ग्रह हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। सूर्य का
जब एक दिन अंत हो जाएगा तो जित हमारी सूर्य से जुड़े हुए जो भी ग्रह हैं, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी है, इनका भी एक दिन विनाश हो जाएगा। दोस्तों, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो पर्वतों से संबंधित आते हैं, पहाड़ों से संबंधित आते हैं, खनिजों से संबंधित आते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा स्टार्टिंग लेक्चर है तो इस वजह से एक तारे के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और पृथ्वी के बारे में स्टार्टिंग की जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक तारे का जीवन काल, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, तारे के बाहर वाले भुजा में एम्ब्रॉय स्टार। मतलब कि आपको हम एक चित्र के माध्यम से बताना चाहेंगे कुछ। उसके लिए हम अपने पहले पेंट खोल लेते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि जो भी गैलेक्सी होती है, जैसे कि हमारी मिल्की वे है, वो कुछ इस प्रकार से स्पाइरल शेप में है। इस प्रकार से है। ये कुछ इस प्रकार से है। ये कुछ आप इसको इस प्रकार से विजुलाइज करिए कि जो मिल्की वे है वो स्पाइरल शेप में है और इसमें 3 स्पाइरल है। जो हमारा मिल्की वे है इसमें 3 स्पाइरल है और इसके जो बीच वाला स्पाइरल है, अर्थात कि यहाँ पे अगर हम चित्र के माध्यम से बताना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सूर्य है। अब बात आती है कि एक तारे की उत्पत्ति होती किस प्रकार से है। तो देखिए, तारे की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है, जो यह गैलेक्सी है, गैलेक्सी गति करता रहता है। गैलेक्सी इस प्रकार से गति करता रहता है, जो हम आपको पेंट में इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। गैलेक्सी इस प्रकार गति करता रहता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं अगर आपको, कि जैसे जब कोई ट्रेन आगे बढ़ती है तो उसके आसपास की जो हवा है उसके आसपास की जो हवा है उसका पीछा करते हुए ट्रेन के पीछे भागती है। बिल्कुल इसी प्रकार जब गैलेक्सी आगे की ओर बढ़ती है तो उस रिक्त स्थान को भरने के लिए आसपास की जो गैसेस हैं, जिनमें प्रमुख तौर पे हाइड्रोजन होती है और कुछ धूल कण होते हैं, वो आके यहाँ पे इस स्थान में भरना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि गैलेक्सी जब आगे की ओर बढ़ती है तो जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में हाइड्रोजन गैसेस और दूसरी प्रकार की जो गैसेस, धूल कण आके मिलने लगते हैं। तो इसी को एम्ब्रॉय स्टार बोला जाता है। और यही एम्ब्रॉय स्टार जब आगे बढ़ता है, यानी कि गैलेक्सी आगे की तरफ बढ़ती है, या यूँ कह लें जो यह सूर्य बना हुआ है या इस दिशा में आगे बढ़ता है जो चित्र में हम आपको दिखा रहे हैं, या यूँ कह लें गैलेक्सी इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो इस प्रकार से जो सूर्य है वो अपनी अवस्था में आगे की तरफ बढ़ता है। इतना समझ लिया, चलते हैं अपने आगे लेक्चर की तरफ। तो यही लिखा है यहाँ पे, गैलेक्सी के बाहर वाले भुजा में, जो हमने आपको चित्र में बताया था, गैलेक्सी के बाहर वाले भुजा में एम्ब्रॉय स्टार, बीच वाले भुजा में यंग स्टार और अंदर वाले भुजा में ओल्ड स्टार होते हैं। एक बार फिर हम आपको चित्र में दिखाना चाहेंगे पेंट में। जैसे कि इस पेंट में जब गैलेक्सी आगे बढ़ती है, जब गैलेक्सी मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ती है, तो जैसे हमने आपको बताया इस खाली स्थान को भरने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसें आती हैं, तो यहाँ पे एम्ब्रॉय स्टार बनता है। और जैसे जैसे गैलेक्सी आगे बढ़ती जाती है तो यह स्टार जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और जब आगे स्टार बढ़ता जाता है या इसमें नाभिकीय क्रिया होती जाती है और यह चमकदार होता जाता है। लेकिन एक अवस्था के बाद जब यह बूढ़ा होता जाता है और अंत में जाके जो यह स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे ये ब्लैक होल बन जाता है, ब्लैक होल यहीं पे पाया जाता है। पूरी गैलेक्सी में ब्लैक होल सिर्फ एक जगह पाया जाता है, वह गैलेक्सी के केंद्र में होता है, वह सिर्फ यहीं पे होता है और तारा यहीं पे आके अपना जीवन समाप्त कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए होता क्या है इसमें, अंदर वाले भुजा में ओल्ड स्टार होते हैं, एक तारा बाहर की भुजा में निर्मित होकर अंदर की ओर प्रवेश करता है, ये हमने आपको बताया। इस प्रकार व्हाइट डॉर्फ से शुरू होकर ब्लैक डॉर्फ बनकर ब्लैक होल बन जाता है। यह वाली जो लाइन है इसका स्पष्टीकरण हम आगे अपने लेक्चर में देंगे। आगे चलते हैं। इस प्रकार 15 चरणों में तारा अपना जीवन पूरा करता है। सबसे पहले चूंकि गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा होता है, गैलेक्सी की गति के कारण धूल कण एक दूसरे के करीब आते हैं। यह घटना बिल्कुल इस प्रकार से होती है जैसे किसी ट्रेन के गुजर जाने से आसपास की हवा उसके पीछा करती है। ठीक है, हमने आपको यह बताया है। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया है, गैलेक्सी आगे की ओर बढ़ती है, आसपास की हवाएं, आसपास की जो गैसेस हैं इकट्ठा होती हैं, जिनमें अधिकतर तौर पे हाइड्रोजन होता है। फिर जब ये हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल रहता है। इसके बाद इसमें नाभिकीय प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब कि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस नाभिकीय संलयन के पश्चात क्या होता है, यह हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आरंभिक स्टेज में जब यह हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित होना शुरू होता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा जब मुक्त होती है, यही हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है, यह हाइड्रोजन का हीलियम में जो रूपांतरण हो रहा है, उससे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यह वही ऊर्जा है। तो इस प्रकार गैलेक्सी की ओर आगे बढ़ता है और तारा मैच्योर स्टेज में आ जाता है। इसका मतलब है कि तारे के अंदर एक नाभिकीय दाह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन में दहन होता है और हीलियम का निर्माण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा तारे से जब बाहर निकलती है तो कुछ गैसें भी बाहर निकलती हैं, जिसके कारण तारा कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ें लिखी हैं। शुरू से हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, गैलेक्सी जब आगे बढ़ती है तो रिक्त स्थान बनता है, वहाँ पे गैसेस आके इकट्ठा होती हैं, गैलेक्सी आगे बढ़ती जाती है। जब गैलेक्सी आगे बढ़ेगी तो होता क्या है कि वह हाइड्रोजन का जो पुंज बना है वो अपने आप गैलेक्सी के मध्य में आ जाता है। उसमें नाभिकीय प्रक्रिया शुरू होती है। नाभिकीय जब दहन उसमें शुरू होता है तो हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जब ऊर्जा मुक्त होना शुरू हो जाती है तो हीलियम, हाइड्रोजन का जब कुछ भाग हीलियम में परिवर्तित हो गया तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ईंधन हमारा जल खत्म हो गया। जब ईंधन हमारा कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारा तारा कुछ थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, परंतु हमें ऊर्जा की प्राप्ति भी हुई। और इसके साथ एक परिणाम यह भी हुआ कि जो तारे का जो नाभिक था वो थोड़ा भारी हो गया। पहले उसका जो नाभिक था वो हाइड्रोजन का बना था, लेकिन अभी उसका जो नाभिक है वो हीलियम का बन गया है। जब हीलियम का उसका नाभिक बन गया है तो इसका मतलब है उसका हीलियम का जो तारे का जो नाभिक है थोड़ा वो ठोस हो गया है, मतलब उसका जो द्रव्यमान है, सूर्य का जो तारे का द्रव्यमान है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से जब तारे का जो द्रव्यमान है ज़्यादा होता, इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे जैसे कि गैलेक्सी आगे बढ़ती चली जाती है, हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार परिवर्तन जारी रहता है और तारे का जो नाभिक है वो लगातार भारी होता चला जाता है और ऊर्जा मुक्त होना लगातार जारी रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो तारे का जो नाभिक है वो इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, इतना ज़्यादा संकेंद्रित हो जाता है कि तारे का जो बाहरी आवरण है वो फट जाता है।
वो बाहरी आवरण आवरण फट जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लास्ट हो जाना, और इस ब्लास्ट होने को हाइड्रोजन ब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको हाइड्रोजन ब्लास्ट कहा जाता है, और इसमें बहुत तेज आवाज़ निकलती है, इसको सुपरनोवा बोला जाता है। और इतनी तेज आवाज़ होती है, इतनी तेज ज्वाला निकलती है कि आसपास के जो ग्रह होते हैं वो जल जाते हैं। इसका मतलब जब सूर्य हमारा फटेगा जिस दिन, उस दिन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके आसपास के जो ग्रह हैं वो पूरी तरह से जल जाएंगे। आइए हम पढ़ भी लेते हैं, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। हीलियम के कारण अब तारे में गुरुत्वाकर्षण बल आना शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब तारे में दो बल काम करने लगते हैं। एक बल के कारण ऊर्जा बाहर की ओर जा रही है, और दूसरी ओर गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर इस प्रकार का दूसरी ओर गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर कार्य करता है। इस प्रकार तारा संतुलित हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, एक तरफ ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो मतलब बाहर की ओर फोर्स लग रहा है। एक नाभिक भारी होता जा रहा है, तो एक अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, एक अपकेंद्रीय बल लग रहा है। ठीक है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार तारे को बैलेंस तारा कहा जाता है। आगे चलकर एक समय आता है जब तारे का कोर हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और तारा बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, और हाइड्रोजन की जो बाहरी वाली परत है वह फट जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल नाभिक में इतना अधिक हो जाता है कि बाहर का हाइड्रोजन ब्लास्ट कर जाता है, जिससे बहुत तेज आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत तेज चमक भी उत्पन्न होती है, इसे रेड जायंट कहते हैं। इसको चित्र में मैंने दिखाया भी है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सूर्य बिल्कुल, जो तारा फटने के बाद बिल्कुल लाल हो गया है, और आसपास के जो ग्रह होते हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाते हैं। इसको रक्त दानव भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रेड जायंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको रक्त दानव बोलते हैं। बहुत तेज इसमें आवाज़ भी निकलती है, जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। यही हाइड्रोजन बाद में फिर से संलयित होकर तारा बनने की ओर अग्रसित होता है। अब इस लाइन का हम आपको मतलब बताते हैं। देखिए, शुरू में हमने आपको बताया था, बिल्कुल शुरू में जाइए, हमने आपको बताया था कि गैलेक्सी जब आगे बढ़ती है तो उसका स्थान लेने के लिए आसपास के हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आते हैं, और भी प्रकार की गैसेस आती हैं, डस्ट आते हैं, और नाभिकीय दाह की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस प्रकार से तारा बनना शुरू होता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, अभी जब ये ब्लास्ट हुआ है, फिर से हाइड्रोजन निकली है। अभी फिर से हाइड्रोजन जब निकल गई है, फिर से गैलेक्सी गति कर रही है। यही हाइड्रोजन फिर से गैलेक्सी में आएगा, और फिर से सूर्य का निर्माण करेगा। मतलब कि इसका जो फादर वाला सूर्य था, जिसके ब्लास्ट हो जाने से जिसके ब्लास्ट हो जाने से हाइड्रोजन मुक्त हुआ है। अब क्या होगा, गैलेक्सी के आगे बढ़ते जाने से यही हाइड्रोजन फिर से सूर्य बनेगा, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन से जो सूर्य का निर्माण होगा, ये थोड़ा छोटा होगा अपनी आकृति में। मतलब इसका द्रव्यमान, इसके पिता वाला जो सूर्य था उसके द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान थोड़ा कम होगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम देख लें तो हमारा जो सूर्य है, इसका जो पापा था, मतलब जो हमारा सूर्य जिससे बना है, उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा रहा होगा हमारे सूर्य की अपेक्षा। ठीक है, इसका मतलब यह है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही था। मतलब हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, पहले एक सूर्य बनता है, जब वो फटता है सुपरनोवा की घटना होती है, हाइड्रोजन मुक्त होता है। अब यही हाइड्रोजन जो मुक्त होता है, फिर यही गैलेक्सी आगे बढ़ रही है, फिर वही खाली स्थान है, गैलेक्सी आगे बढ़ेगी, हाइड्रोजन इकट्ठा होगा, नाभिकीय दाह की प्रक्रिया शुरू होगी, और सूर्य का निर्माण होगा, और
इसी सूर्य के आसपास गुरुत्वाकर्षण के साथ इसके आसपास ग्रहों का निर्माण होगा। तो अब समझ में आया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। कि जब सुपरनोवा की घटना होती है, हाइड्रोजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है तो सूर्य का निर्माण होता है, और जो अवशेष बचे रहते हैं उनसे अन्य ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। परंतु अब इस तारे के चारों ओर ग्रहाणु बनेंगे, जैसा हमने आपको बताया। यही प्रक्रिया हमारे सूर्य में हो रही है। अभी हमारे सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, जो हमारे सूर्य में अभी आप जानते भी हैं कि किस प्रकार से जो हमारा सूर्य है उसका हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। वो लगातार बुढ़ा होता जा रहा है। एक दिन आएगा, उसमें भी एक दिन आएगा वो जिस दिन उसका पूरा ईंधन खत्म हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा जो नाभिक है वो हीलियम में बदल जाएगा और उसमें भी ब्लास्ट होगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यही होगा आगे चल के। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अतिरिक्त जो कोर निकलता है वह बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। सही बात है, क्योंकि यह हीलियम और लोहे का बना होता है। इसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। अब इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, परंतु हमारा सूर्य रेड जायंट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा इसको हम आपको आगे बताएंगे। परंतु ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा तो निकलेगी ही, सूर्य फटेगा ऊर्जा निकलेगी, लेकिन रेड जायंट नहीं बनेगा। देखिए, रेड जायंट तब बनता है जब सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो। अगर द्रव्यमान कम होता है तो रेड जायंट नहीं बनता है। उसकी जगह पे वाइट डॉर्फ बनता है, सफ़ेद बौना बनता है। इसी चीज को हमारे देश के भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि अगर किसी तारे का द्रव्यमान, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया था अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना तक है, 1.4 गुना तक है, तब वह वाइट डॉर्फ में बदलता है। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 से 3 गुना तक है, तब वह रेड जायंट में बदलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो सूर्य है वह रेड जायंट में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, वो सीधे वाइट डॉर्फ में बदलेगा। वाइट डॉर्फ से ब्लैक डॉर्फ में बदलेगा, मतलब काला हो जाएगा, और काले के बाद वह ब्लैक होल में समा जाएगा। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि गैलेक्सी के केंद्र में ब्लैक होल है, उसी में समा जाएगा। देखिए, रेड जायंट है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सूर्य का बचा भाग हीलियम रह जाएगा। ठीक है, यह हीलियम आयरन में बदल जाएगा, इसे ही पल्सर कहा जाता है। आगे चलकर इस तारे को वाइट बामन या बौना कहा जाएगा। आगे चलकर इसकी चमक चली जाएगी। वाइट बौना, देखिए वाइट बौना यह है जो चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल वाइट है, और इसमें और आपको वाइट के अलावा और कोई और कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, आगे चलकर इसकी चमक चली जाएगी और यह ब्लैक वॉमन बन जाएगा। ब्लैक वॉमन की तस्वीर यह है, मतलब इसकी और भी जो कांति है वो भी चली जाएगी, और आज नहीं तो कल हमारे सूर्य की स्थिति भी यही होने वाली है। ठीक है, ब्लैक बॉमन बदल जाएगा। वाइट बॉमन को फॉसिल स्टार कहा जाता है। फॉसिल स्टार का कहने का मतलब यह है कि जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, अवशेष बचे रहते हैं, मतलब फॉसिल के रूप में बचे रहते हैं, तो उसी प्रकार से यह टर्म इस चीज़ के लिए भी यूज़ हुआ है कि इसको फॉसिल स्टार कहा जाता है। क्योंकि किसी तारे को यह फॉसिल है, क्योंकि किसी तारे का यह फॉसिल है। ठीक है, बचा हुआ भाग है। ब्लैक बॉमन बनने के बाद ब्लैक होल में गिर जाएगा। आपको पता है, ब्लैक होल की तस्वीर आप देख लीजिए। अभी कुछ महीनों पहले न्यूज़ में था, ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल बिल्कुल उच्च घनत्व वाला,
बिल्कुल लोहे के घनत्व वाला, मतलब इसका 1 चम्मच का आप ले लेंगे, 1 चम्मच का अगर वजन ले लेंगे तो ये शायद कई हजार टन का होगा, इतना ज़्यादा इसका घनत्व होता है ब्लैक होल का। ठीक है, जैसे 1 किलो आप रुई ले लीजिए, ज़्यादा जगह लेगा, 1 किलो का आप बाट ले लीजिए, कम जगह लेगा। तो इस प्रकार से कुछ ब्लैक होल शुद्ध लोहा और निकल का बना होता है, इसमें से लाइट नहीं निकल पाती है। ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी का केंद्र है। हमारी गैलेक्सी में कई ब्लैक वॉमन हैं, मतलब कई तारे हैं जो अभी ब्लैक मतलब ब्लैक बॉमन बन चुके हैं और वो अग्रसर हैं। अग्रसर किस तरफ है? ब्लैक होल की तरफ। आगे चलकर वो ब्लैक होल में गिर जाएंगे, लेकिन ब्लैक होल सिर्फ एक ही है और ब्लैक होल में जाकर एक दिन वो गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, सूर्य जब व्हाइट बॉमन बनेगा, ठीक है, तो इसका आकार 1% सूर्य का होगा। ठीक है, मतलब जितना भी आकार इसका सूर्य का है, बिल्कुल नाभिक थोड़ा सा बचेगा, 1% बस बचेगा, सूर्य बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है हमने आपको पहले ही बता दिया था। सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका उसमें 1.4 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसमें 1.4 का गुणा कर लीजिए। इस रेंज के जितने भी तारे हैं उनको चंद्रशेखर लिमिट के अंतर्गत रखा जाता है। और इस लिमिट मतलब इस सीमा के अंतर्गत जो सूर्य आते हैं वो वाइट डॉर्फ में बनते हैं, लेकिन इस सीमा से जो बाहर हैं वो न्यूट्रॉन तार बनते हैं। उनमें रेड जायंट की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उनमें रेड जायंट की प्रक्रिया होती है, उसमें सुपरनोवा की प्रक्रिया होती है। फिर सुपरनोवा जब होता है तो फिर हाइड्रोजन मुक्त होता है। फिर वो हाइड्रोजन फिर क्या होता है, फिर हाइड्रोजन फिर इकट्ठा होंगे, फिर नाभिकीय दाह की प्रक्रिया होगी, फिर सूर्य बनेगा, फिर ग्रह बनेंगे, फिर ब्लैक होल में जाकर समाहित हो जाएगा। फिर बिग बैंग की अवस्था आएगी, फिर बिग बैंग होगा, फिर पिंड बनेंगे, फिर वही प्लाज्मा की अवस्थी, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से बनने वही बार बार प्रक्रिया, आना जाना वाला प्रक्रिया जो है वही शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार हमारे सूर्य से ऐसे तारे जिनका आकार हमारे सूर्य से 3 गुना है वो फ्रोजन स्टार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, यहीं तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा कोड आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, प्रशांत1 मेरा कोड है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।